अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि एवरी ट्यूसडे हम लेकर आते हैं आपकी कहानी, आप ही की ज़बानी एक सच्ची स्टोरी हम आपके सामने लेके शेयर करते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें और आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप हमें ज़रूर ईमेल करें और बताएं कि आप कौन सी स्टोरी लाखों लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। ये बहुत सारी स्टोरियाँ, बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो हमारे साथ फ़रत जहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा समझे ऑलरेडी पूरी ज़िंदगी उन्होंने यहाँ इस कंट्री में गुज़ारी है। इनके पास बेतहाशा स्टोरियाँ थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत सच्ची स्टोरी है। वो स्टोरी मैं लेकर आना चाहती हूँ लाखों लोगों तक। तो मैंने कहा आप ज़रूर आइए इस शो के अंदर और ज़रूर बताइए कि कौन-सी स्टोरी है जिससे जैसे बहुत सारे दफ़ा देखा गया है कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं, बच्चों के खातिर आते हैं, बच्चों के मुस्तकबिल के खातिर आते हैं। मगर क्या आप बच्चे उनका मुस्तकबिल दे पाते हैं बच्चों को या बच्चे ही अपने खो देते हैं? तो ऐसी बहुत सारी स्टोरियाँ हैं जिनको ज़िंदगी में आए थे कुछ लेने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, मगर दोनों हाथ खाली हैं उनके। अभी तक वो लोग मुतमईन नहीं हुए, जिन बच्चों के लिए खातिर आए थे वो बच्चे भी उनके साथ नहीं है। तो ये इस तरह की बड़ी दर्दनाक स्टोरियाँ हैं, तो अभी मैं फ़रत जहाँ को ऑन एयर करती हूँ, उन्हीं से पूछूँगी कि वो बताएँ कि फ़रत जहाँ उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ उनके पास बिल्कुल रियल स्टोरियाँ हैं जो आपको सुनेंगी तो आपको भी हैरत होगी। इस तरह की लातादात स्टोरियाँ, ये तो सिर्फ़ एक कहानी स्टोरी जो है हकीकत की जो स्टोरी है वो शेयर कर रही हैं, मगर ऐसी स्टोरियाँ बहुत सारे लोगों के पास हैं। तो यकीनन अगर आप भी चाहते हैं अपनी कोई स्टोरी शेयर करना तो ज़रूर आइए और इनसे अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो हम वेलकम करते हैं उनको अपने शो में। जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है आपका? बस ठीक हो? ठीक-ठाक, आप सुनाइए कैसी हैं? कैसी हैं? भाई ठीक-ठाक? ये जो थी जी, मेरे साथ ये साहिबा काम करती थी जी, और बहुत नजदीक थी। जी, ये 1990 में जी। कनाडा आई थी। ओके। ये अफ्रीकन थी। अच्छा, अच्छा। अब मेरी उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन जिसको तकरीबन सब लोग जानते हैं, कायनात ऑर्गेनाइजेशन थी मेरी एनजीओ। जी, मैं वो चला रही थी। जी, उस वक्त हमारे पास टीवी नहीं होते थे। जी। कोई इस तरह के चैनल जो आप लोग आज ऐश कर रहे हो, ये ऐश नहीं थे हमारे पास। जी, जी, जी। छोटे छोटे टीवी के प्रोग्राम होते थे, घंटा घंटा भर के, जी। आधे आधे घंटे के। हुँ, हुँ। ज्यादातर हम लोग रेडियो से काम चलाते थे। ठीक। अच्छा, इन रेडियो पे आरफा मुजफ्फर का प्रोग्राम था। हुँ, हुँ। तो मैंने हमारी कम्युनिटी जो है वो उस वक्त एक दूसरे के साथ ऐसे चलती थी जैसे सगे बहन भाई हो। हुँ, हुँ। यानी ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि हुँ। हम बिल्कुल सगे बहन भाइयों की तरह एक दूसरे के शेयर करते थे। जी। मैंने आरफा से कहा, आरफा ये करना है, उसने कहा ठीक है। हुँ, हुँ। तो मैंने उनसे ये कहा कि 770 पे कि आप ऐलान करिए, मुझे वॉलंटियर्स की जरूरत है। हुँ, हुँ। हालांकि मेरे 400 फैमिली वॉलंटियर ऑलरेडी थी हुँ, जो हुँ। ऑफिस में मेरे साथ बराबर काम करें और तजर्बा हो उनको ऑफिस का। हुँ, हुँ। अच्छा, तो मेजर जो था वो एक साथ बहुत सारे फोन आए, बहुत लोगों ने कॉल करी। हुँ, हुँ। उनमें एक ये भी थी, नाम मैं इनका नहीं लेना चाहती, लेकिन ये था कि ये साहिबा भी थी, ये भी आई, इन्होंने भी कहा कि मैं वॉलंटियर आपके साथ काम करूंगी। हुँ, हुँ। तो मैंने कहा कि आप जो है क्या सारा वक्त अकेली रहती हैं, आप तन्हा है? कहने लगी हाँ, मैं हुँ। बिल्कुल तन्हा रहती हूँ। हुँ, हुँ। तो मैं उनसे पूछती कि आप अकेली क्यों रहती हैं? मतलब हुँ। ये कि लगता था कि इनके बच्चे होंगे, हुँ, हुँ। अगर जवान नहीं है तो कुछ बड़े तो होंगे जो इनका सहारा बनेंगे। हुँ, हुँ। तो वो एक लंबी आ भरती थी और कहती थी बच्चे बड़े हो गए हैं। हुँ, हुँ। और उनकी आंखों में बेशुमार आंसू आ जाते थे हुँ, जो मैं खुद देखती थी कि मेज पे गिरते थे। हुँ। इसका मतलब ये है कि वो अंदर से बहुत टूटी हुई खातून थी। हुँ, हुँ। बच्चे खोना इतना आसान नहीं होता है तो किसी का आपके भी। कहने का मकसद ये है कि लोग आए यहाँ पे ज़रूर मगर उन्होंने अपने बच्चे खो दिए, ये हकीकत है वैसे। हमारे साथ पास मेरे हाँ, पास भी ऐसी एक स्टोरी है, मैं सुनाऊँगी आपको, जो फैमिली मुझे मिली। जिस तरह आप बता रही हैं ना आँसू गिरते थे, तो यकीनन उनको इतना दिल दुखा हुआ था कि आपने सिर्फ़ पूछा कि जिन बच्चों के लिए आई थी, वो बच्चे तुम्हारे साथ हैं, तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। जी। हाँ, तो ये छोटे बच्चे हैं, बड़े हुँ। बच्चे तो निकल जाते हैं। जी। छोटे बच्चे हैं, उन्होंने छोड़ उनको बिल्कुल अपने से, मतलब वो अपने अपने में, कोई बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगा, बेटी जो थी वो किसी के साथ रही, हुँ। कुछ हुआ, बच्चे जो थे वो अकेले हो गए थे। हुँ, हुँ। अब ये था कि वो रोजाना मेरे ऑफिस आने लगी थी। हुँ। हम अच्छे यानी कि दोस्त भी बच्चे बन वो गए थे। अपने किसी अपने जो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जिसने लड़की ने अपना गर्लफ्रेंड बना लिया, लड़की ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लिया हाँ हाँ, तो इस वो तरह उसी लेके तरह वो रहने बच्चे लगे। उनको
छोड़ के चले गए, यानी कि वो बच्चों के लिए आई थी इस कंट्री के अंदर और बच्चे ही उन्होंने खो दिए अपने, तो वो फिर और आपके अभी पास आप आके ये वॉलंटियर्स काम करना देखिएगा शुरू कर दिया। जी। कि वो किस तरह बच्चों को लेके आई थी। मेन चीज ये है उनका स्ट्रगल जो था बच्चों के लिए, वो ऐसा था कि अगर आप अभी स्टोरी सुनेंगी तो आपकी आंखों में आंसू यहाँ बैठे बैठे आ जाएंगे। अच्छा, हम इकट्ठा दोनों खाना खाने लगे, हमेशा साथ रहते थे। तो मैंने ये कहा कि सुनो, बच्चे जो होते हैं जी। वो बाप को छोड़ देते हैं, माँ को नहीं छोड़ते। क्या वजह है कि तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें छोड़ दिया है माँ को। तो वो फिर रोते हुए फिर उन्होंने मुझे बताया कि देखो, मैं अफ्रीका में एक छोटे से शहर में रहती थी। जब मैं 22 साल की हुई, मैंने ग्रेजुएशन किया, तो मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी। जब उनकी तो शादी उनकी अफ्रीका से हुई तो अफ्रीकन शौहर होगा या पाकिस्तानी शौहर था? अफ्रीकन शौहर था। अच्छा अच्छा। हाँ, अफ्रीकन शौहर था। तो उनकी वहाँ शादी हुई, बड़ी अच्छी जिंदगी वो गुजारती थी अपने खामिन के साथ। जब वो 22 साल की हुई, उनकी एक बेटी हुई, और बेटी जब 3 साल की थी तो उनके एक बेटा हुआ, और बेटा अभी खुशियां भी कहती है, मैं बेटे की मना भी नहीं पाई थी। तो अभी मैं ये खुशियां मना भी नहीं पाई थी कि डायग्नोज हुआ मेरे हस्बैंड को कैंसर है। उन्होंने, क्योंकि अफ्रीका की बहुत सी जो थी वो अंडर द मिनोरिटी थी, मतलब उसके ब्रिटानिया के अंदर थी बहुत सी कंट्रीज। तो वो फिर यहाँ इलाज हुआ, अफ्रीका में नहीं कामयाब हुआ, तो वो इंग्लैंड ले गई। अब उनके पास 1 साल का बच्चा था, 2 साल का बच्चा था, और 3-4 साल की बेटी थी। अपनी एक दोस्त के घर जाके इंग्लैंड में रही, उसने कोऑपरेट करा, और हस्बैंड जो थे वहां जाके फौत हो गए। अब उनके पास चॉइस ये थी, या तो वो अपने वापस चली जाए अफ्रीका अपने इन लॉज में जी, या वो कनाडा आ जाए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी में, जहाँ उनका ख्याल था। वही जो वो कहती हैं कि मेरा ख्याल था, मैं यहाँ आऊंगी, मेरे बच्चे स्टेब्लिश हो जाएंगे, पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, सारा कुछ उनको मिल जाएगा। और हर माँ ये सोचती है, मैं भी ये सोचती हूँ, तुम भी यही सोचते हो कि हम बच्चों के लिए स्ट्रगल करेंगे, आने वाला कल पता नहीं क्या होता है। 3 साल का बेटा, 5 साल की बेटी, उसने ये सोचा कि अगर मैं अफ्रीका जाती हूँ तो जब मेरा मियाँ बीमार था और एक दिन शादी में मैंने पान खा लिया था, तो मेरी सास ने और मेरी नंदों ने मुझे बहुत बुरा भला कहा कि तेरा हस्बैंड जो है वो चारपाई पे पड़ा है और तू अपने होंठ लाल कर रही है। तो कहती हैं कि ये मैं सोचती थी कि वहां फिर मेरे बच्चों को किस तरह ब्रॉट अप होंगे, किस माहौल में। बेहतर ये है कि मैं कनाडा आ जाऊं। उसने अपनी बेटी को कहा, 4 साल की बेटी को, कि भाई को 3 साल के इस तरह तुमने फीडर पिलाना है, इस तरह रखना है, तुम्हारे साथ मुझे वीजा नहीं मिलेगा, मैं अकेली फ्लाई करती हूँ। वो जो दोस्त थी उसके पास उसने अपने बच्चे छोड़े और जो भी उसको खर्चा बर्चा दिया होगा दे के आ गई। यहाँ आके उसने स्ट्रगल करा, अपने पेपर बनवा के उसने एक अच्छी जॉब करी, और बहुत अच्छी तरह से उसने मुझे थी जॉब पे रही। अब वो जब जॉब करने लगी तो जॉब जो थी वो 9 to 5 थी। उसके पेपर हो गए, उसने अपने बच्चों से कहा 2 साल के बाद कि तुम लोग भी आ जाओ। अब बेटी 7 की थी और वो 4 का था बेटा, दोनों स्कूल जाने लगे। माँ जो थी 9 से 5 तक बच्चों के लिए काम करती थी, काम नहीं करती, घर का रेंट कैसे देती, बच्चों को खाना कहाँ से लाती। बच्चे स्कूल से आते थे, वो देखते थे घर का दरवाजा बंद है, कोई इधर निकल गया, कोई उधर निकल गया, बेटी कहीं चली गई, बेटा कहीं चला गया, वो सड़कों पे रुल गए बच्चे। अब ये होते होते उसने कहा इससे अच्छा है कि मैं नहीं पूरा हो रहा है, मैं कुछ और करती हूँ।
उसने इसी तरह अपनी जिंदगी जो थी वो गुजारी। एक किसी और फैमिली में ये मुस्लिम थी, कौन सी थी, उस फैमिली में अपनी बेटी को छोड़ दिया कि कम से कम ये वापस स्कूल से आएगी तो किसी के अंडर तो होगी, लड़का तो कहीं भी फिर ले, बेटी मेरी वहां हो जाएगी। अब वो होते होते बेटी जो थी वो वहां रहने लगी। अब बेटी वहां रहने लगी और उससे ये हुआ कि वो उस फैमिली में बड़ी रच बस गई जी। प्यार करने वाली फैमिली थी। अब शादी का वक्त आया तो उसने कहा मैं तो इस फैमिली में करूंगी। माँ ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर है आपको पता है कि मजहब हमारे में है, सब में है कि एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड होल्ड कीजिए। जी 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 जी। मैं नहीं करूंगी। माँ की उनकी बहुत झगड़ा हुआ, माँ और बेटी का आना जाना बंद हो गया। अच्छा। अब बेटा जो था वो इसी तरह पलता रहा। बेटे ने गोरे से कर ली, गोरी लड़की से कर अब लिया। हुआ ये कि ये अपनी जॉब करती रही, घर में अकेली रहती रही। इनको हो गया घुटने का प्रॉब्लम। ये आती थी तो उस पे व्हील चेयर पे। और मैं अपना भी बताती हूँ, किसी ने बहुत गलत बात की थी जो मेरे दिल को आज भी चुभी हुई है। मुझे नहीं समझ आता कि हम कैसे मुंह से कोई बात निकाल देते हैं ये सोचे समझे बगैर कि अगले पे क्या गुजरेगी। मैं अक्सर व्हील चेयर पे उसको एज ए वॉलंटियर लेके जाती थी और घुमा फिरा के ले आती थी। हमारी ही कम्युनिटी की एक अच्छी वो थी, बड़ा अच्छा, उन्होंने कहा है तुम फर्ज जहाँ और इतनी वो चला रही हो और एक लंगड़ी को लेके फिरती हो। मुझे इतना दुख हुआ उस वक्त कि हमारे लोग बाज़ौकात बोलने से पहले सोचते नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं। ये चाहे किसी भी उसकी है तो इंसान, दुख तो इसको भी होगा। खैर मैं काफी वो करती रही। फिर उनके घुटनों की सर्जरी एक दो लोगों को और मैंने जमाया, उसमें तौसीफ एक हीटिंग एंड कूलिंग वाले, यानी कि उनके जो है ना शौहर जो है ना उन हस्बैंड का तो इंतकाल हो गया, बच्चों को स्ट्रगल कर रही थी मगर बच्चे भी इनके अपने नहीं थे, तो बेचारियों ने इतनी स्ट्रगल करी कि वो घुटने भी उनके खत्म हो गए, सर्जरी के लिए अरेंज किया गया, आपने किया, तो आखिर कार उनके बच्चे वापस उनको मिले या नहीं मिले, यानी कि उन्होंने अपने बच्चे खो दिए समझ ले वो तो आने के बाद। उसके बाद जब उनकी सर्जरी के लिए हम लेके गए वहां पे, तो उसमें शायद साबिर गाया भी थे उस वक्त। तो उन्होंने ये कहा कि जी जी जी, तो उन्होंने साबिर गाया ने कहा, खैर नाम नहीं लेना चाहिए, उन्होंने ये कहा कि भाई बच्चों से कहो। मैंने कहा बच्चों को तुम कहो। तो कहने लगे कि अच्छा तुमने अगर सर्जरी के लिए जाना है तो कैप ले जाओ। यानी उस वक्त भी बच्चे नहीं खड़े हुए जी। फिर खैर उनकी बेटी एक दफा आई और आके वो करा, तो मैं जब उनको खाना देने जाती थी तो उनके किसी की बेसमेंट में रहती थी और उस सोफे पे उनकी वो बच्चों की तस्वीर होती थी और खाना उनके सामने होता था, पैरों की सर्जरी थी और वो रोती रहती हैं कि मुझे बच्चे चाहिए इस वक्त। जी, मगर वो बच्चे, वो वाले बच्चे ही नहीं थे ना उनके, तो अपने पास थे ही नहीं ना शुरू से, बचपन के लिए जिनके लिए आई। इतनी स्ट्रगल करी है माँ बाप ने कि ये बच्चों को अच्छी जिंदगी मिले, बच्चों को अच्छी लाइफ मिले। हमारे बुढ़ापे का हमारे यहाँ एक रिवाज है, एक रस्म है, हमारा तरीका है, हमारा मजहब है कि बच्चे ही हमारे बुढ़ापे में काम आएंगे। जी, सदका जारिया बनते हैं बच्चे, मगर वो बच्चे नहीं उनके अपने। अब वो बच्चे जो थे वो ही नहीं उनके पास आए हैं। बहुत मेरे वॉलंटियर भी जाते थे, उनको खाना अक्सर पहुंचाते थे। जी, मैं तो बहुत उसमें होती थी, जो वो कहती थी मैं पूरा करती थी। फिर उनको सांस की तकलीफ हो गई, फिर उनको हार्ट, यानी कि वो फिर अपनी जिंदगी के साथ यही स्ट्रगल करती रही, घुटनों का सर्जरी। तना वो उस वक्त भी अकेली नहीं है उसमें, यानी उनका कोई नहीं था उनका साथ देने वाला, कोई साथ देने वाला नहीं था, कोई बच्चा उनके पास मुड़ के नहीं आया। और बहुत मैंने फैमिलियां देखी हैं जिनके बच्चे जो हैं 20-25 साल के 25 साल के 30 साल के 40 साल के 50 साल के 60 साल के 70 साल के 80 साल के 90 साल के 95 साल के 96 साल के 97 साल के 98 साल के 99 साल के 100 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 सा
शादीशुदा भी होके, और बेटे ने जो थी एक अंग्रेज से कर ली, बेटी ने किसी और से कर ली। देखें लोग कितना खूबसूरत देखते हैं बाहर पाकिस्तान में। हम अपनी कंट्री की बात करेंगे, वो बाहर वहाँ पाकिस्तान में बैठ के वो सोचते हैं कि कनाडा किस तरह हमारी औलाद चली जाए, हमारे बच्चे चले जाए, वहाँ पे सेट हो जाए, मगर उनको नहीं पता कि यहाँ पे आने के बाद वो अपनी समझे औलाद से हाथ धो बैठते हैं। सिर्फ ये डॉलर ही नहीं होते कि आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए यहाँ पे अपने बच्चों को भेजते हैं, पर आप इस पे इतना यकीन करके बैठते हैं, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो, पर वो बच्चा यहाँ पे आने के बाद इतनी स्ट्रगल में लग जाता है, फिर वो उसको जो सही या गलत का वो भूल ही जाता है, एहसास ही भूल जाता है कि क्या सही है हमारे लिए और क्या गलत है। मैं पीछे किनको, कुछ लोग होते हैं जो बच्चे कुछ होते हैं जो बेचारे सोचते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को कितने वादे और प्रॉमिस कर कर आए थे, तो हमें वो चीज अचीव करने के बाद वापस पलट के जाना है अपने पेरेंट्स को, या वापस लेकर आना है, कुछ करना है। मगर बाज बच्चे तो यहीं की रंगरंगियों में ऐसे खो जाते हैं, यहाँ की खूबसूरती में ऐसे डूब जाते हैं, यहाँ पे इस तरह गलत रास्तों पे चले जाते हैं कि सोचे वो बच्चे वापस जाते ही नहीं है पलट कर अपने पेरेंट्स के पास, समझे बच्चे खो देते हैं। हम यहाँ पे ये बात इसलिए कर रहे हैं, ये स्टोरी इसलिए शेयर कर रहे हैं यहाँ पे लाकर कि ये देखें कि यहाँ पे बाहर बैठ के अपनी कंट्रियों में बैठ के लोग बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, सुनहरी ख्वाब, और चाहते हैं किसी तरह अपना मुल्क छोड़ के हम किसी तरह चले जाएं, यूरोप कंट्री किसी भी कंट्री में चले जाएं, पर अपने मुल्क को छोड़ दें। तो देखिए यहाँ पे कितनी डिफिकल्ट लाइफ है और कितनी मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम सलाम। एक सेकंड में आपको लेती हूँ, मेरे साथ पाकिस्तान से भी एक कॉलर है फरहत जहां से। मैं गुजारिश करूंगी कि अगर आपकी कंटिन्यू स्टोरी का एंड का क्या हुआ फिर जरा बता दें जल्दी से जी। हाँ, मेरा फिर ये हुआ कि मैंने उनके बच्चों से पूछा कि तुम लोग क्यों नहीं आते हो माँ के पास। हाँ। तो उन्होंने ये कहा कि जिस वक्त माँ को, हमें माँ की जरूरत थी, आई वॉज 4 और 5, मेरी बहन 7 साल की थी, उस वक्त हमें माँ की बहुत जरूरत थी, हमारे पास बाप भी नहीं था। हाँ, तो बस माँ ने हो गए। हाँ, तो माँ ने स्ट्रगल कर रही थी ना माँ उस वक्त, तो तुम्हारे लिए रोटी कि मैं ये हमें 1 साल के भाई को छोड़ाई वहाँ, 4 साल की मैं थी छोड़ाई, फिर हम यहाँ आए तो हमें था कि हमें माँ मिल जाएगी। वो माँ वाली चाहत जो थी, हम जब भागते थे तो वो कहती थी मैं थकी हुई हूँ, मेरे पास हिम्मत नहीं है, मेरी जान नहीं है, मैं खाना पका रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। हमें तो सारी जिंदगी माँ ही नहीं मिली। मैं सिर्फ ये बात उनसे कहती हूँ कि जो आज भी बेबी सिटिंग भी छोड़ते हैं, उनके बच्चे भी फील करते हैं कि उनको माँ नहीं मिल रही है। सही बात है, जो बेबी सिटिंग में छोड़ते हैं उनको चाहिए कि वो अपनी नौकरी को साइड में रखें, अपने बच्चों की परवरिश करें, मगर कुछ लोग अपनी थोड़े में खा लेना, क्या रह जाए, बेसमेंट में रह ले, अपनी औलाद को तो साथ लगा के रखें। बिल्कुल सही कहा आपने। चले, मैं पाकिस्तान से भी एक कॉलर है, मैं उनको भी एयर करना चाहती हूँ, वो भी जरा सुने, पाकिस्तान से हैं। तो फिर जाजिया भैया आपको लेती हूँ, मैं आपको भी एक सेकंड होल्ड पे रहें, साथ ही रहें जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जाहिर साहब, क्या हाल है आपके? जी अलग कर माफी, आपकी तरफ से बस ठीक ठाक हूँ। आज आपकी कहानी आपकी जबानी में मैं यही स्टोरी लेकर आई हूँ जो अभी हाईलाइट की, सुना आपने जी। जितने आपको और हमारी जितने हमारे साथ हैं उनको हराजे तहसीन पेश करूंगा, इतनी अच्छी स्टोरी जी। इन स्टोरियों से यकीन जाने किसी एक का भला हो जाए ना, बिल्कुल सही कहा, किसी के दिल में बात उतर जाए तो हमारी बात करने का मकसद, हमारी स्टोरी का मकसद दूसरे ही सदका जारिया हो जाता है जी। जब भी हम ये प्रोग्राम इसीलिए लेकर आए, अगर आपके पास भी कोई रियल स्टोरी है तो जरूर सुनाएं। और हम ये मैसेज यहाँ से देना चाहते हैं लोगों को जो बिस्तर बांध के बैठा हुआ है। आपने भी देखा होगा पाकिस्तान में हर पेरेंट्स की ख्वाहिश है कि उनका बच्चा किसी सूरत भी कुछ भी हो जाए, अपनी सारी जायदादें बेचने के बाद चाहते हैं कि बच्चा बाहर निकल जाए। ये नहीं सोचते कि अपने हाथों से अपने बच्चे को समझे छोड़ रहे हैं, बच्चा वापस पलट के नहीं जाएगा, इक्का दुक्का बच्चा होगा जो वापस जाए, वरना बच्चा समझ ले यही की रंगरंगियों में खो जाता है और कुछ हासिल नहीं होता, वो खो दिया उसने अपने बच्चा। तो इस वजह से हम चाह रहे हैं कि ये स्टोरी जरूर लोगों तक पहुंचाएं जी। मेरी ऐसी बेशुमार स्टोरी है, और खास करके जब हम पाकिस्तान या इंडिया में देखें ना, ऐसी स्टोरी 100% मिलती है। राइट। मैं अपने सियालकोट की एक बात करूं, मिडिल क्लास फैमिली थी, उनके 3 बेटे थे जी। अच्छा, 2 बेटे काम करते थे, एक बेटा विला रहता था, ठीक है। तो किसी ने कहा जैसे पैसे इकट्ठे करके ना इनको एक आधे को बाहर भेज दो। जो उनका बच्चा इधर वेल सेटल था ना, उस पे उन्होंने की कहना जुआ खेला, अपना मकान बेच के ना उन्हें इसको बाहर बेच देते, मकान बेचा अपने घर अपना ना, ठीक मकान बेचा। और वो जब अल्लाह का बंदा गया ना, पहले कैनेडियन नहीं, उसने वीजा उधर लगवाया, उधर गया, पहले 2 माह उसका उनसे राब्ता रहा, ठीक है। तीसरे माह से लेकर अगले 5 साल तक उसकी माँ को, तो उसका बाप, उसकी यहाँ तक एक बहन का भी हुआ, उसने अल्लाह के बंदे राब्ता नहीं किया।
किसी ने बंदे ने वहां जाके पता किया है क्या उधर के रंगले लोग मेरे भूल गया था वो, उसको टेंशन ही नहीं थी कि मेरे माँ बाप है या नहीं है। तो कहने का मकसद गलत क्या है कि अगर हम जिस माशरे में जी रहे हैं ना, इस माशरे में हमें बहुत ऐसी कहानियां मिलेंगी। लेकिन वो कितनी अच्छी बात इन्होंने की, मैंने इस बात को हम जो बोएंगे वही काटेंगे ना, क्या ख्याल है? तो इसलिए ऐसे हम इस माशरे में जी रहे हैं तो हम जी रहे हैं, हमें चाहिए एक वही मामला हो गया। अब आप देखें ना कि उन्होंने कितने अरमानों से अपना घर ही बेच दिया, जिसमें जो सरजमीन पाकिस्तान में आपको पता है एक घर बनाना कितना मुश्किल काम है। यहाँ पे तो यूरोप कंट्री में तो आपको पता है ना, मॉर्गेज पे डाउन पेमेंट की थोड़ी सी 10% 20% डाउन पेमेंट की, बैंक से लोन उठाया, मॉर्गेज पे घर ले लिया। बड़े बड़े घर ले लेते हैं यहाँ पे लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, मगर सुकून नहीं है लाइफ के अंदर, लाइफ में खुशी नहीं है। खुशी आपको खुद अपने अंदर से लानी पड़ती है, यहाँ पे खुश रहना पड़ता है। यहाँ पर आपको हर काम जब इंसान को यहाँ पे खुद करना पड़ता है ना, तो पता चल जाता है। पाकिस्तान में छोटे घर होते हैं, या पहले के वक्त की बात करें अगर जाएं, छोटे घर होते थे मगर कितना खुलूस और कितनी मोहब्बत होती थी। घर बड़ी मेहनत से बनते थे, वहां पे वो घर बनाते थे। यहाँ पे जो यूरोप कंट्री में ना लोग मकान बनाते हैं, घर बनाने में की तो जद्दोजहद में सारी जिंदगी गुजार देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो घर बनाने में कामयाब होते हैं, घर नहीं बना पाते यहाँ पर, यकीन कीजिए। उसे घर में 20 लोग रहते हैं। हाँ देखिए, आपको पता ही होगा पाकिस्तान की अगर स्टोरी जरा सी भी सुने तो पहले ज्वाइंट फैमिलियां रहती थी, और ज्वाइंट फैमिली में कितना ज्यादा प्यार और मोहब्बत होता था। के घर में भी इतने लोग रह जाते थे, और यहाँ 2 कमरे के घर में 2 बंदे रह सकते हैं, एक बच्चा रह ही नहीं सकता। इसलिए कि यहाँ पे आपको पता है ना कि लोगों की डिमांड इतनी हो जाती है, बच्चों की भी बड़ों की भी ख्वाहिशात इतनी बढ़ जाती हैं। लोग अगर छोटा घर लेते हैं कहते हैं बड़ा घर लो, बच्ची के लिए छोटी बॉर्न बेबी बच्ची होगी तो उसके लिए अलग रूम बनाएंगे, उसमें इतने किस्म के टॉयज रखेंगे, इतनी चीजें रखेंगे, मगर उस बेबी को प्यार नहीं दे सकेंगे। वो ममता, वो प्यार नहीं मिलेगा उस बच्ची को, मगर उसके लिए खिलौने, टॉयज, दुनिया जान की चीजें लाके रख देंगे पेरेंट्स, और बहुत खुश होंगे कि हमारी बेबी को हमने सब कुछ दे दिया, अपना हक अदा कर दिया। माँ भी सोचेगी किसी तरह इसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं कहीं जॉब कर लूं, ऑनलाइन बैठ के काम कर लूं। बाप सोचेगा मैं दिन रात मेहनत करूं, बच्ची मेरी बड़ी होगी तो उसको मैं क्या क्या प्रोवाइड नहीं कर दूं, मगर जो चीज देनी है वो देने से महरूम रखते हैं बच्चों को। ये जिस तरह भी फरज जहां ने अपनी स्टोरी सुनाई, आप सोचें कि बच्चों ने पलट के उस माँ को क्या कहा कि हमें जब जरूरत थी तो ये कहाँ थी, और जबकि वो बेचारी अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए मेहनत कर रही थी। जी आप बोले। आप शमीना, मैं अपनी बात बताऊं जी कि मुझे मेरे मामू ने पाला है, बताएं जी। उनके औलाद नहीं थी और उन्होंने मुझे बिल्कुल अपनी बेटी जैसा पाला मोहब्बत की। बहुत बाद में पता चला कि ये मेरे मामू मामानी मेरे माँ बाप अलग है। जब मैं यहाँ आ रही थी तो वो काफी बूढ़े हो चुके थे, क्योंकि मेरी अम्मी को भी उन्होंने पाला था जी, है ना। तो जब मैं यहाँ आई, मैं उनका आखिरी सहारा थी उस वक्त, क्योंकि उनके कोई औलाद नहीं थी, मैं ही औलाद थी उनकी। लेकिन जब मैं यहाँ आ गई तो उन्हें किसने देखा? मेरी माँ ने देखा। तो मेरी माँ को इतनी वो दुआएं देती थी, मुझे भी देती थी, कहती थी उसका मियाँ चला गया तो वो चली गई, वो मजबूर थी, फिर भी वो ये कहती थी। सही। पहले जब हम अपने माँ बाप को छोड़ के आते, पहले तो माँ बाप में, बच्चे तो बहुत बाद में है जी, है ना। पहले तो हमें अपने माँ बाप को देखना है कि हम भी तो छोड़ के आए उनको जी, तो फिर हम अपने बच्चों को भी नहीं पाले हैं, उनको भी छोड़ा है, तो फिर हमारा क्या मकसद रह गया है। अभी मैं एक किस्सा सुनाऊं आपको, शायद आपने सुना हो कि एक मियाँ बीवी थे, उनके गांव में उनके यहाँ बहुत अरसे के बाद औलाद हुई, बेटा हुआ जी। तो उन्होंने उसको इतने प्यार से पाला, उसको शहर पढ़ने के लिए भेजा। जब वो पढ़ के आया तो उसकी शादी का इरादा किया, तो उसने कहा कि मुझे अपने बॉस की बेटी पसंद है, वहाँ आप जाए। अच्छा। वो वहाँ गए, उन्होंने रिश्ता किया, शादी की बहुत धूमधाम से। शादी करने के बाद जब वो वहाँ आए अपने घर आए, तो उसकी बीवी ने कहा कि हम जो है ना शहर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ दूर पड़ता है। शहर चले गए, उन्होंने, माँ बाप ने कुछ नहीं बोला। वो एक हफ्ते में एक दिन आता था, फिर महीने में एक दिन आने लगा, फिर साल में एक दफा आने लगा। तो साल के बाद उसकी बीवी ने कहा कि नहीं, हम बाहर कहीं शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो सऊदी अरब शिफ्ट हो गए। और वो हर साल हज करने जाता था। और हर साल जब वो हज करने जाता तो उसको आवाज आती कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। अंदाजा लगाएं कि अल्लाह ताला खुश नहीं था उससे।
13 हज किए उसको, उसके 13 हज पे भी यही आवाज आई कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। तो वो बहुत रोया। माँ एक बुजुर्ग थे, उन्होंने पूछा कि बेटा तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? कहने लगा हाँ जिंदा हैं। कहने लगे कैसे हैं? कहने लगे मुझे पता नहीं, मैं 13 साल से नहीं गया। अंदाजा लगाएं, ये औलाद है। जब वो पहुंचा उसने कहा 13 हज करने के बाद भी अल्लाह ताला के पास से आवाज आ रही थी कि भाई तुम्हारा हज कबूल नहीं हो रहा। बुजुर्ग ने कहा कि तुम अपने माँ बाप के पास जाओ और उनको जाके देखो। तो वो गया, जब वो बस से उतरा तो बच्चे वहाँ खेल रहे थे। उसने पूछा कि इतना चेंज हो गया कि इस नाम का आदमी का घर कहाँ है? उसने कहा इस आदमी का नाम तो, आदमी तो मर गया, उनकी बीवी जिंदा है और ये वाला घर है। बच्चे उसको घर पे छोड़ गए। जब वो घर में दाखिल हुआ तो वो सोच रहा था अपने दिल में कि मेरी माँ देखेगी तो मुझे बहुत नाराज होगी कि मतलब इतने दिन के बाद आया है इतना। लेकिन जब वो करीब गया तो उसकी माँ बड़बड़ा रही थी कि या अल्लाह मेरे मरने से पहले मेरा महरम भेज दे जो मुझे दफना सके। ओह माय गॉड। तो और वो अंधी हो चुकी थी रो रो के। तो उसने कहा माँ मैं आ गया। माँ बड़ी खुश हुई, बराबर से उसने खाना पकवाया, खीर पकवाई, खाना खाया, सारी रात बातें करती रही। सुबह जब वो फजर के लिए उठा और उसने माँ को आवाज दी तो माँ खत्म हो चुकी थी। फिर उसने वो घर जो है वो मतलब बच्चों को जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको नाम कर दिया मस्जिद के नाम। और वो खुद वापस आया। जब उसने 14वां हज किया तो गैब से आवाज आई कि आज तेरे 14 के 14 हज कबूल हुए। तो माँ बाप का इतना बड़ा दर्जा है माँ बाप का, अगर समझना चाहे इंसान तो समझे। लेकिन हम सब चीजों की खातिर माँ बाप को पीछे लगा देते हैं जी, माँ बाप को दांव पे लगा देते हैं, माँ बाप की कोई इज्जत नहीं करते। और आप देखें ना यहाँ का जो ख्वाब है जो लेकर आते हैं, तो इस यहाँ पे जो मैं लेकर आई हूँ ना, ये यकीन करें हर दूसरा शख्स परेशान है। जो मैंने अभी स्टोरी आपने भी शेयर की, मैंने भी यहाँ पे एक स्टोरी सुनी थी। दो मियाँ बीवी अपने बच्चों को, मियाँ बीवी थे, बच्चों को लेकर आए यहाँ पर के चलो उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए सोचे, अपना सब कुछ बेच कर आए थे वो यहाँ पर, सारा कुछ दांव पे लगा के, अपनी जमीनें, अपना घर सब सेल करके तो यहाँ पे आ गए कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छी तालीम देंगे। जब यहाँ पर आए तो यहाँ की जिंदगी इतनी मुश्किल, इतनी डिफिकल्टी कि उनकी समझ में नहीं आया कि बच्चों को किस तरह अच्छी एजुकेशन, अच्छी तालीम हम देने तो आए हैं, पर किस तरह करें, किस तरह मेहनत करें, किस तरह घर लें, क्या लें। आपको पता है यहाँ का सिस्टम कितना चेंज होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। तो ये उसके बाद उन्होंने क्या करा कि शौहर जॉब पे जा रहा है तो औरत बच्चों के पास है, जब औरत जॉब पे निकल रही है तो मर्द बच्चों को टेक केयर कर रहा है। इस तरह जिंदगी गुजर रही थी, मगर अखराजात बढ़ते चले गए। आखिर एक और बात है तस्वीर का दूसरा तो ये है कि जैसे इन्होंने अभी जिक्र किया कि हम लोग यहाँ बैठे हुए या हमारे जितने पाकिस्तानी है ना, वहाँ के स्टाइल देखते हैं, वहाँ जी, वहाँ का अच्छी चीजें देखते हैं, वहाँ की वो चीजें नहीं देखते जो यहाँ पे स्ट्रगल पीरियड होता है, जो मेहनत कर रहे होते हैं, जो सब कुछ खो रहे होते हैं, जिनके हाथ बिल्कुल खाली होते हैं। जी, देखा जाए तो सोने का पिंजरा है वहाँ रहने वाले लोग जो स्ट्रगल करते हैं ना, यहाँ बैठे हुए लोग तो बिल्कुल आपने सही कहा कि सोने का पिंजरा है, ये सोने का पिंजरा है, इसको समझने की जरूरत है। आके लोग कैद हो जाते हैं जी, और कैद हो जाते हैं और आने के बाद क्या क्या नहीं करते कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। कुछ करना चाहते हैं और बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। हालांकि मेरा ये ख्याल है, बिल्कुल यहीं से हम डिस्कशन अपनी जारी रखेंगे। बहुत जबरदस्त डिस्कशन है। अगर कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है और आना चाहता है, अपना पार्ट इसमें अदा करना चाहता है, तो जरूर हमें कॉल करे। हमारा ये लाइव शो जा रहा है फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी, और हर जगह ये लाइव जा रहा है। तो आप लोग कॉल करना चाहते हैं तो जरूर करें। स्क्रीन पे नंबर आपको नजर आ रहा है 6474840018 पर आप कॉल कर सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 6473506606। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम ज़ेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे।
आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हामिद अकबर है और मैं कैंडिडेट हूँ वार्ड 5 का मिसिसागा काउंसिल के लिए। इसकी बाउंड्री जो है मिसिसागा वार्ड 5 की, वो स्टार्ट होती है एक्लिंगटन और मेविस के कोने से और जाती है ऑल द वे टू मॉल्टन। मेन रीज़न जो है रन करने का वो ये है कि मैं 3 चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ। सबसे पहला जो है वो रिव्यू ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है। दूसरा जो है मेरा वो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का, हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तीसरा जो है हमारा जो है स्नो रिमूवल फ्रॉम द कर्ब साइड। तो ये 3 रीज़न जो है मेरे इम्पोर्टेंट है। Hi, my name is Manish Sani. I'm running to be your city council for Ward 5, and right now I'm standing at the Gateway to Canada. Yes, in our ward is the Gateway to Canada. We have so many thousands of people coming in and out of our ward every day, which brings the responsibility on us, the residents of Ward 5. But right now that responsibility, I feel, should be shared. It should not just be ours. It should be all the entire countries and the provinces. Because when you land here, you go through our ward, which of course causes more requirements of services, which I don't feel that at this point we are getting our fair share for. And I'm looking around and I'm going to show you certain zones, certain areas that are going to bring a reality to you, which you've seen, but I want you to see it through my eyes as well. I want you to join me on this journey to making sure that we create the Gateway to Canada as it should be, clean, courteous, and making sure that it brings the joy of what Canada is supposed to bring to us. So thank you for everybody for listening to me. I look forward to seeing you on the doors and at the polls, but voting is what's going to make the change. We have to make sure that we vote, bring out the vote to make sure that we can have enough people's voices so Ward 5 can actually flourish the way it should. Thank you so much. Dixie Electronics और Appliances, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Thinking of buying or selling real estate? Call us today. We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our commission plans to meet your budget. Buy, sell, or build. We can help. Think of us today. Call us at 905-785-9923. Your satisfaction is guaranteed. Thank you. Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation.
HK Movers. Home, offices, apartments and delivery. Big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर. Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc एक लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc. Zoc वालों के लिए. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ. ब्रेक के बाद वापस आए. हमारी डिस्कशन चल रही थी कि यहाँ पे लोग आते हैं अपने बच्चों को लेके, पर क्या बच्चों का वो मुस्तकबिल दे पाते हैं या बच्चे ही खो देते हैं, खाली हाथ रह जाते हैं. तो इस पे गुफ्तगू करिए. सब अपनी अपनी स्टोरियां शेयर कर रहे हैं. अगर आप भी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो जरूर कॉल कीजिए और जरूर आइए, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. आपकी आवाज हम लाखों लोगों तक पहुंचाएंगे, ये हमारा आपसे दावा है. जरूर आइए और आप देखिएगा कि आपकी आवाज कहाँ कहाँ लोगों तक नहीं जाती है, आपकी स्टोरी. मगर स्टोरी में कुछ सच्चाई होनी चाहिए, हकीकत होनी चाहिए, हकीकत में मबनी होनी चाहिए, ताकि अच्छा मैसेज जाए. जी जनाब, आप कुछ कहेंगी रजिया भाई, आप बताइए क्या कहेंगे. जी पहली बात तो मैं एक वाकया आपसे शेयर करना चाहूंगा. जी हमारे इधर पंजाब का ये वाकया है जी. अभी इनके वाकया ऐसा है कि बच्चे को बड़ी लाड से पढ़ाया लिखाया, ठीक हो गया, बच्चे की अच्छी जॉब लग गई. ये तकरीबन पिछले साल की ही बात है. बाप बूढ़ा था, ठीक हो गया, माँ फौत हो चुकी थी. उसने अपने जो घर का चौकीदार था ना, जो शादी से बाद जो जिससे हनीमून या कोई सेल्फ पट्टे को मियां बीवी जाने लगे ना, तो उसने चौकीदार को बोला कि मेरे तुम ऐसा करना, ये पापा के पास तुमने 2 माह के लिए इधर रहना है. ठीक हो गया जनाब जी. मैं ये वो बात कर रहा हूँ कि कैसे हालात होते हैं. और बाहर को जो लोग कहते हैं ना सोने, हम बाहर जा रहे हैं जी. तो सही माने में ये देखा जाए ना, लोग बाहर जाते हैं, उसके पैर बाहर वो कैद हो जाते हैं, पैर से बाहर आ जाते हैं जी. अच्छा, उसने चौकीदार को रखा 2 माह के लिए, दवाई शही दे के चला गया. उसको 1.5 माह हो गया, आगे से ज़हन बना मियां बीवी का, जी हम आगे और घूमने जाते हैं, हम अपना टूर 6 माह में मुश्किल कर लेते हैं. उन्होंने 6 माह में किया. जो चौकीदार था उसने उसी एक ही कमरे में बाबा जी को बंद किया, उसके खाने पीने का सारा सामान रख दिया. उन्होंने कहा बाबा ये तुम्हारी दवाई, ये सब सामान रखे जाओ. जो बच्चा आया वो 6 माह लग गए और वो तीसरे माह ही उसके वालिद की तबीयत खराब हुई, उस कमरे में वो इंतकाल कर गया, मर गया. यहाँ तक के आस पास के कमरों जो कोठियां थी, बंगले थे, उनमें बू जाने लगी. फिर लोगों ने दरवाजा तोड़कर देखा, वो चौकीदार अपने घर चला गया हुआ था. तो देखा तो अंदर उसका ढांचा पड़ा हुआ था. ओह माय गॉड. मुझे बताया जब वो ऐसी फैमिलियां बाहर अपने याशी अपने मैंने किस तरह चली गई, अपने कैसे चली गई, आप अंदाजा लगाएं कैसे छोड़ के अपने बाप को चला गया एक नौकर के ऊपर वो करके, यकीन करके. हम कुछ चीजों में तो ये 2 चीजें आती है. कुछ लोग तो मजबूरी के तहत जा रहे हैं, उनकी समझ आती है यार मजबूरी थी, लेकिन कुछ लोग हम ऐसे भी हैं कि हम अपने शौक की खातिर हम अपने आसपास देख नहीं रहे. और अलमिया ये है कि हम यहाँ बैठे हुए ना हर. अब आप यहाँ पे ये देखें, आपकी बात से ये जाहिर हो रहा है कि देखिए ज्वाइंट फैमिलियां जो फैमिलीज की इम्पोर्टेंस होती थी बहुत ज्यादा, जो लोग समझते नहीं है, वो देखें समझने की जरूरत है यहाँ पे लोगों को. यहाँ पे लोग, आप यकीन कीजिए, अब तो पाकिस्तान में भी यही हाल है ना कि लड़के लड़की की शादी होती तो फौरन चाहते हैं कि भाई हम क्यों रहें ससुराल के अंदर, हमें तो अपना अलग घर चाहिए, फौरन अलग होना चाहते हैं. और यहाँ पे भी एक तो शादियां नहीं होती, यहाँ पे लड़के बच्चे शादियां नहीं करना चाहते, लिविंग तो पहले दिन ही अपने घर चले जाते हैं. हाँ, और ज्यादातर जो शादियां होती है मजबूरी के तहत, पेरेंट्स जबरदस्ती शादियां करने पे राजी कर लेते हैं अपने औलाद को. जो राजी होते हैं तो वो चाहते हैं कि हम जो है ना पहले दिन तो समझे होटल में कमरा बुक है तो होटल जाना है, कोई रस्मो रिवाज यहाँ पे होती नहीं है. होटल के बाद वो चाहते हैं कि हम अकेले, लड़का लड़की अकेले ही रहे, कोई भी रहे, हम एक स्ट्रगल करेंगे अकेले. अब उसमें कितनी शादियां टूट जाती हैं और कितनी चलती हैं, ये तो सब आप लोगों को पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है. जी अमीना, दूसरे ये कि जो मिलने वाले होते हैं ना, वो पहले से कहने लगते हैं और दुल्हन के सामने कहने लगते हैं
नहीं, अब इनको अलग रहना चाहिए, इनको अलग रहने देना चाहिए, इनको साथ रह के आप इनकी जिंदगी खराब करें, जिंदगी खराब करेंगे, इनको अलग ही कर दें, ये अलग रहेंगे, ये नहीं ना उनके सामने बात करते हैं तो जी जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं ना जी, उनमें मजबूर जो है उनकी तकरीबन 60% लोग हैं जो वहाँ से मजबूर होके आ रहे हैं जी, जिनके पास पैसा है वो भी आ रहे हैं, और जो दूसरी जगह पे हैं, देखो मैं रात को मेरे बच्चे सो रहे हैं, लाइट चली गई, बच्चे सोते सोते उठ गए, उनके जहनों पे बुरा असर पड़ेगा। बच्चे बाहर निकल रहे हैं, कत्ल व गारत देख रहे हैं कि इसको मार दिया उसको मार दिया, वो घर डर के भाग आए हैं, क्या उनके जहनों पे अच्छा असर पड़ेगा? हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो अच्छी जिंदगी गुजारे। अगर पाकिस्तान में कानून बन जाए, अमन हो जाए, बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, तो अपना मुल्क, अपनी चीज, अपनी यादें कोई नहीं छोड़ता है। ये मजबूरियां हैं। मैं नहीं निकलना चाहती थी, मुझे पाकिस्तान इतना प्यारा था कि आप सोच नहीं सकती हो, लेकिन इतनी मजबूरी हुई जब चोरी हुई, बुरा वो करा, बच्चा मेरा इंग्लैंड में पढ़ रहा था उसके पीछे लग गए, बैंक से इन्होंने वो करा, तो मजबूर हो के हम पाकिस्तान छोड़ के आ गए अपना घर। मजबूरियों पे भी लोग, बहुत लोग मजबूरियों पे आए हैं, लेकिन एक दफा वहाँ अमन हो, कानून हो। अरे इमरान खान जैसे प्राइम मिनिस्टर की तो वहाँ पे वो नहीं होती है, FIR दर्ज नहीं होती है, तो क्या इंसाफ है वहाँ पे? एक बात कहूँ मैं, जो पाकिस्तान से यहाँ आ गए हैं ना, वहाँ कुछ भी हो जाए, अमन हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई नहीं जाएगा। हाँ, आने वाले रुक जाएंगे। देखिए आपका एक कॉलर का राय है कि किसी तरह जो है जो बड़ी एज में आए हैं, जिनके अभी भी घर वहाँ पे हैं, वो लोग चाहे वापस चले जाएंगे, लेकिन जो बच्चे यहाँ ब्रॉट अप हुए हैं वो वहाँ नहीं जाएंगे। वही मैं कह रही हूँ ना कि यहाँ से जो यहाँ जाना नहीं चाहता बच्चा जी, लेकिन वहाँ से जो आने वाले हैं, अगर पाकिस्तान में अमन हो जाता है, पाकिस्तान में सब कुछ हो जाता है, तो वो वहाँ से यहाँ आने की कोशिश नहीं करेंगे, बाहर मुल्क नहीं जाएंगे। देखिए यहाँ पे लोग कमा रहे हैं और पीछे अपने घर बना रहे हैं। आज भी मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो पैसे जाके भेजते हैं। वैसे आपने ये बात बहुत अच्छी मेंशन की, ये मैंने भी लोगों के साथ जो है ना कभी सर्वे किया और मैंने लोगों से बात की, तो लोगों ने यही बताया कि पैसे हम यहाँ बना रहे हैं मगर हम अपने पाकिस्तान में प्रॉपर्टियां बहुत बना रहे हैं। तो क्या रीजन है? इसलिए कि उनको बैक पे जाना, वापस जाना है शायद, इस वजह से वो लोग वहाँ पे अपना कर रहे हैं कि जी कुछ जी। लेकिन जब तक अभी तक नहीं बेची है कि शायद कभी वापस चली जाऊं, शायद कभी अमन हो जाए, एक आस है मेरे अंदर भी। मैंने नहीं अपना घर बेचा है, मेरे बहन भाई सब बेच के आ गए हैं, मैंने नहीं बेचा कि शायद कभी वापस चली जाऊं। लेकिन वो ये है कि लोग अभी भी पीछे प्रॉपर्टी बना रहे हैं। अभी मेरी दोस्त है, वो जा रही है, कल हार्वेस्टर है वहाँ पे, उसने अपने खेत सारे वहीं पे रखे हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है, 6 महीने वहाँ रहती है, 6 महीने यहाँ रहती है। हालात ने उनको मजबूर कर दिया है लोगों को। आप क्या कह रही थी? जी आप बोलिए सर। मैं कह रही थी, मैंने कहा कि जब तक हमारे जाने का टाइम होता है, जब तक तो बहुत सारी जगहों पे तो लोग कब्जा कर लेते हैं घरों पे, प्रॉपर्टियों पे। बेटा यही तो मैं कह रही हूँ कि अगर अमन हो जाए, ये चीजें खत्म हो जाए, आप मेरी बात समझे, मैं ये कह रही हूँ अगर अमन हो जाए और ये उन्होंने ये कहा कि अगर अमन हो जाए, ये चीजें खत्म हो जाए, तो शायद आधे से ज्यादा लोग जो यहाँ पे आए हुए तो वापस चले जाए। समीना, जो यहाँ है वो नहीं जाएंगे, कितना अमन हो जाए, कितना वो हो जाए, लेकिन यहाँ जैसी आजादी नहीं मिलेगी। बच्चे नहीं जाएंगे तो माँ बाप कैसे जाएंगे? बच्चे नहीं जाएंगे, जो बड़े जो हैं। जी एक सेकंड, टाइम खत्म हो गया, जरा मैं इनका लास्ट मैसेज दे दूं। जी वहाँ अमन हो जाए तो आने वाले रुक जाए। जी बात बोला कि जितने भी हमारे ओल्ड है ना, यानी कि जो हम 2000 की बाद की जितनी हमारी यंगर पैदावार है या दोस्त हैं, वो तो कभी नहीं आएंगे इस पाकिस्तान में। या जो हमारे जैसे हम जो पहले जो है 30, 40, 35 के, वो अभी भी जो उनको पता है कि हमारी मिट्टी से क्या बात, जिन्होंने ज्वाइंट फैमिली में आँख खोली है, जिन्होंने वो कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट ट्यूसडे को हम यही बात पे डिस्कशन करेंगे। बहुत लंबी डिस्कशन है कि आने के बाद यहाँ से कोई अपनी कंट्री में वापस जाना चाहता है या यहीं पे रहना चाहता है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। जरूर आके बताइएगा कि जो लोग वहां से आ चुके हैं और आके यहाँ पे रह रहे हैं तो क्या खुशी से रह रहे हैं या मजबूरी के तहत रह रहे हैं, इसी पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। अब आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ट्यूसडे आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।
जिंदगी रही इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए जाते हैं, अल्लाह हाफिज।